नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका एक और लेक्चर में जिसमें आज हम देखेंगे कि निफ्टी पीएसयू बैंक है वो क्यों आगे आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। निफ्टी पीएसयू बैंक कौन कौन से हैं, इंडेक्स में उनका क्या क्या कंपोजिशन है वो भी हम देख लेंगे और लॉन्गर और शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस करेंगे कि क्या इसके पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं और क्या इसका स्टॉप लॉस हो सकता है। मैं एक बार डिस्क्लेमर को दे देता हूँ कि मेरी ऑलरेडी पोजीशन है इसमें और सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने वीडियो बनाई है। बाकी आप बाय सेल करने से पहले अपने किसी ब्रोकर से पूछें या फिर खुद का एनालिसिस करें। मैं बस सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने क्यों पोजीशन ली थी और क्या मेरा लॉजिक था इस पोजीशन को बनाने के लिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड वैसे एनालिस्ट हूँ नहीं। तो आइए पहले निफ्टी पीएसयू बैंक को देख लेते हैं। पीएसयू बैंक कौन कौन से हैं आपके? पीएसयू बैंक जैसे स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, जो मतलब सरकारी बैंक हैं वो आपके पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू बैंक्स हैं आपके। तो इसमें जो स्टेट बैंक का है वो वेटेज 76%, ऑलमोस्ट जो वेटेज है सिर्फ आपका स्टेट बैंक का है। बाकी 5.6 बैंक ऑफ बड़ौदा का, 5.5 कैनरा का, 4.8 पंजाब नेशनल बैंक का और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 2.1%। अब आइए हम एक बार पीएसयू बैंक के लॉन्गर टाइम फ्रेम के चार्ट को देख लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर। तो ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट आपका किसका? पीएसयू बैंक का, निफ्टी पीएसयू का। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो कि जो आपका आरएसआई है वो एक मंथली ट्रेंड लाइन में फॉलो कर रहा था बहुत दिनों से। आपका ऑलमोस्ट 2011 से मंथली ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है। ऐसे ही जैसे आरएसआई आपको फॉलो कर रहा है ऐसे ही मंथली टाइम फ्रेम में आपका स्टॉक प्राइस भी इसको फॉलो कर रहा था। ये लॉग चार्ट है। लॉग चार्ट पे आप देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पिक्चर दिख जाएगी कि कितनी बार टच हुआ है। एक बार यहाँ पर हुआ, फिर दोबारा आपका 2015 में भी इसने टच किया, 2017 में ब्रेकआउट देने की इसने कोशिश करी पर फेल हो गया ये। ऐसे ही 2019 में भी एक बार इसने कोशिश करी थी। ऐसे ही इसने मार्च 2022 में कोशिश करी और फाइनली सितंबर 2022 में जाके इसने ब्रेकआउट दे दिया था। इसका लॉन्गर टाइम फ्रेम के आपके ऑलमोस्ट आपके 12 सालों का इसने ब्रेकआउट दे दिया है। कब? सितंबर 2022 में जाके इसने। उसके बाद ये जो अभी फ़िलहाल आपका रेजिस्टेंस ले रहा है वो आपके जो मंथली चार्ट में जो 2014 में इसने हाई बना था और 2017 में भी इसने यही फॉलो किया था, उसका ये अभी रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर ये इसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो इसका नेक्स्ट जो पोटेंशियल टारगेट है वो आपका इसकी लेंथ के हिसाब से पहला टारगेट तो आपका ऑल टाइम हाई है 500 5375 और सेकंड टारगेट आपका बनेगा 50% के अराउंड। तो यहाँ से तो ऑलमोस्ट आपका गेन कितना हो सकता है? यहाँ से तो आप अगर बाय करोगे तो फिलहाल से आपका ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न आपको मिल सकता है प्रोबेबली। पर इसको लेने से पहले आई शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो जो पीएसयू बैंक में है ये आपका कोरोना टाइम से ही हायर हाई और हायर लो बनाता जा रहा है, हायर हाई हायर लो बनाता जा रहा है। यहाँ पे बस एक बार ये कंसोलिडेशन फेज में आया था, उसके बाद फिर से इसने इसका ब्रेकआउट देने के बाद ये फिर से अप ट्रेंड में चला गया है। ऐसे ही ये फिलहाल एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है डेली टाइम फ्रेम में। अगर डेली टाइम फ्रेम में आप पीएसयू बैंक का चार्ट देखोगे तो आप देखोगे कि एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है स्लैंट को, जिसका इसने ब्रेकआउट दे दिया था और इसने एक गैप भी बनाया था। ये गैप ये फिल करने के लिए अभी जो न्यूज आई थी बैंक फेलियर की, उसके बाद यहाँ पे इसने लो बनाया और बिल्कुल रिवर्स हो गया। तो ये लोअर लो तो इसने बनाने बंद कर दिए हैं। जब ये प्रीवियस हाई को तोड़ देगा जो कि आपका 4039 का है, तो उसके बाद आप अगर सेफ ट्रेडर हैं तो पोजीशन ले सकते हैं। बाकी अगर आपको पोजीशन लेनी थी तो वो समय चला गया है। आपको सपोर्ट पे या तो पोजीशन लेनी थी या सिर्फ आप पोजीशन लेना चाहें तो आप इसको रेजिस्टेंस जब ये तोड़ दे डेली टाइम फ्रेम में 4039 का, उसके बाद आप ले सकते हैं। बाकी आप एक बार खुद से भी एनालिसिस कर लें, देख लें, समझ लें और फिर आप इसको लें। तो आप ले क्या सकते हैं इसमें? लेने के लिए आपको एक तो आईटी बीज भी, पीएसयू बैंक बीज भी हैं। मैं दिखा देता हूँ बैंक बीज। पीएसयू बीज तो जो आपकी निप्पॉन इंडिया के म्यूचुअल फंड की पीएसयू बैंक बीज हैं ये भी आप ले सकते हैं इसी को। ये ऑलमोस्ट इसी का जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीएसयू बैंक बीज का चार्ट है वो ऑलमोस्ट ऐसे ही फॉलो कर रहा है इसको। और आप देखोगे जो इसने ब्रेकआउट दिया था उसमें आप वॉल्यूम देखो और प्रीवियस वॉल्यूम देखो इसकी, तो इसमें ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम आई है
तो आप इसका भी चार्ट अगर देखें तो अगर ये ब्रेकआउट दे देता है 44.64 का, तो आपका पहला टारगेट तो इसमें अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप लोगे तो 48 का, और जो सेकंड टारगेट वो आपका बनेगा ऑलमोस्ट 50 to 53 का। तो अभी इसके कुछ स्टॉक्स हैं जैसे कि एसबीआई और कैनरा बैंक, इनको देख लेते हैं हम। तो कैनरा बैंक भी मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे आप तो बहुत सालों से 2008 से लेके आपका 2020 तक ये एक कंसोलिडेशन एक फेज में था। ये इस ट्रेंड लाइन का आपका रेजिस्टेंस ले रहा था और वापस गिर जा रहा था। यही इसने 2019 में ब्रेकआउट दे दिया था इसका, पर जब कोरोना की न्यूज़ आई उसके बाद ये एकदम गिर गया, और जो इसका प्रीवियस सपोर्ट था उस इसने ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लेके, और जब इसने ये हाई तोड़ा और उसके बाद इसने वापस नहीं देखा है। तो इसका जो इसने कंसोलिडेशन किया था, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया था मल्टी ईयर, उसका जो टारगेट था, इसका पहला टारगेट लेंथ के अनुसार, इसकी रेक्टेंगल की लेंथ के अनुसार आपका पहला टारगेट तो बनता था 556 का, जो इसने दे दिया है। बाकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसका जो टारगेट बन रहा था स्टेट बैंक का वो 743 का है, जो अभी तक नहीं आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली आगे आ सकता है ये। वैसे भी ये मंथली टाइम फ्रेम में 21 ईएमए को इसने अभी तक तोड़ा नहीं है। तो आप जो इसका 500 का लो है मंथली टाइम फ्रेम में, उसका स्टॉप लॉस लेके इसको आगे कैरी कर सकते हैं। ऐसे ही इसने वीकली टाइम फ्रेम में भी एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद जो ये न्यूज़ आई थी बैंक फेलियर की यूएस की, उसके बाद ये गिरा था, और इसने इसी के जो लाइन के रेजिस्टेंस था उस पर सपोर्ट लिया, और उसके बाद ये वापस जाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे जो अच्छा बैंक लग रहा है वो मेरे को कैनरा बैंक लग रहा है। ये भी मेरे को किसी ने बताया ही था, एडवाइस किया था, उसके बाद मैंने इसमें देखा कि मेरे को भी ये सही लगा। क्यों सही लगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ट्विटर पर एक मैं बंदे को फॉलो करता हूँ ब्रेकआउट चार्ट नाम के, उस बंदे ने मेरे को बताया था कि कैनरा बैंक सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है? फिर मैंने इसके चार्ट को खुद देखा कि आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम में, तो एक तो इसने जो आपकी ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा था उसका ब्रेकआउट दिया था। कब दिया था? पहला ब्रेकआउट तो इसने दिया है आपका जुलाई 2021 में, और एक और ट्रेंड लाइन थी उसको भी ये फॉलो कर रहा था, उसका इसने ब्रेकआउट नवंबर 2022 में इसने दिया है। उसके बाद इसने जो ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था यहाँ पर, उसका भी इसने ब्रेकआउट दिया है। तो अभी इसका जो टारगेट बन रहा है वो आपका 465 बन रहा है। अभी जो इमीडिएट इसका टारगेट बनेगा वो 465 बनेगा कैनरा बैंक का आपका। और एक और कैनरा बैंक में खास बात क्या है कि आरएसआई आप देखोगे जब ये कंसोलिडेशन फेज में था, आरएसआई एक बार भी ऐसा टाइम नहीं हुआ कि ये 60 के ऊपर गया हो। अभी जब ब्रेकआउट इसने दिया है, आरएसआई 60 के ऊपर भी गया है। आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, ये फरवरी 2021 जनवरी 2022 में ये आरएसआई जब ब्रेकआउट के बाद 60 के ऊपर गया है, वापस 50 का सपोर्ट लेके अभी आरएसआई 60 के ऊपर ही चल रहा है मंथली टाइम फ्रेम में, किसका? कैनरा बैंक का। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे तो भी इसका स्ट्रक्चर आपको सही लगेगा, क्योंकि ये जो आपका ट्रेंड लाइन है एक, उसको फॉलो करता जा रहा है वीकली टाइम फ्रेम में भी, और इसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये ट्रेंड लाइन का, या फिर आप जो 247 का आप स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेल कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी ले रखा है। तो ये अगर आपने नहीं ले रखा तो ये आपका इसका डेली चार्ट है, इसमें तो ज़्यादा कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, पर हम ये देख लें कि पर किसी भी ट्रेंड लाइन को खींचने के लिए कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए। तो ये आपकी 1 2 और 3, और ऑलमोस्ट ये चौथा भी आप इसको भी मान सकते हैं, पर हम अच्छे से मानेंगे नहीं इसको क्योंकि ये टच नहीं हुआ है, पर ये 3 पॉइंट तो टच हुआ है। तो इस अगर पॉइंट का ये ब्रेकआउट दे देता है तो उसके बाद जो इसका इमीडिएट टारगेट बनेगा 314 का। अगर 314 का भी कैनरा बैंक ने ब्रेकआउट दे दिया डेली टाइम फ्रेम में, तो इसका ट्रेंड फिर से रिवर्स हो जाएगा, और ये अपने जो प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस है 435 के आसपास है, जो कि उसको छूने के लिए तैयार हो जाएगा। बाकी 465 है, सॉरी, उसको ये छूने के लिए तैयार चला जाएगा वापस। ये आप देख रहे हो मंथली टाइम फ्रेम में हायर हाई हायर लो ही बना रहा है। पहले जिसका डाउन ट्रेंड था अब ये अप ट्रेंड में चल रहा है। अब एक बार हम कैनरा बैंक की बुक भी देख लेते हैं। तो कैनरा बैंक की जो डिविडेंड यील्ड है वो 2.16 है, तो ऑलमोस्ट ये 2% के आसपास का डिविडेंड भी आपको दे देता है। और आरओसी और आरओई आपकी स्टॉक पी से ऊपर ही है। आरओसी ही थोड़ी नीचे है, बाकी बराबर से भी है, पर आरओई है वो आपके पी से ऊपर ही है।
बाकी एक और चीज़ मैं इसको दिखा दूं, जैसे कि आप देखोगे जो इसके ग्रोस एनपीए हैं वो क्वार्टर बाय क्वार्टर कम होते जा रहे हैं। अगर आप ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए देखोगे, एनपीए क्या किसी बैंक में नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, जैसे कि जो मतलब बैंक को लोन दिया है वो वापस नहीं मिलेगा, वो आपके एनपीए होते हैं। तो एनपीए अगर आप देखोगे कैनरा बैंक के, तो लगातार कम होते जा रहे हैं। इस क्वार्टर में लोवेस्ट एनपीए आए हैं आपके पिछले 2019 से लेके दिसंबर 2019 से लेके फिलहाल जो नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए कैनरा बैंक के, वो बिल्कुल सबसे लोवेस्ट ही हैं। और रेवेन्यू देखोगे वो हाईएस्ट है, और हाईएस्ट एवर ईपीएस है आपका। ऐसे ही अगर आप इसका ईयरली आप वो देखोगे, रेवेन्यू देखोगे, तो हाईएस्ट रेवेन्यू इसने ग्रो किया है अभी। और जो फिलहाल जो ईपीएस है आपका 54 का टीटीएम बेसिस पे आप देखोगे, तो वो ऑलमोस्ट मार्च 2015 के ईपीएस के बराबर है। अगर मार्च 2015 में आप कैनरा बैंक का चार्ट देखोगे तो वो यहीं आपका 460 के आसपास ही था। तो कैनरा बैंक का अगर आप फंडामेंटली भी देखो तो ऑलमोस्ट 400 450 के आसपास इसको होना चाहिए था। ऐसे ही अगर आप मैं इसको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाऊं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में डीआईआई और एफआईआई इसके लगातार इसमें अपने स्टेक बढ़ाते जा रहे थे। बस इस क्वार्टर में मार्च वाले में डीआईआई ने थोड़ा कम किया है, पर एफआईआई ने जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उन्होंने इस बार भी इनका अपना शेयर बढ़ाया है। जो 2020 में जून 2020 में एफआईआई सिर्फ 2.6% हिस्सा रखते थे कैनरा बैंक का, वो आज 8.9 मतलब ऑलमोस्ट 9% हिस्सा रख रहे हैं। ऑलमोस्ट 7%, 3 गुना अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है एफआईआई ने। किसने? अग्री कैनरा बैंक में। ऐसे ही डीआईआई जो 9% की थी आज 16% की हो गई है। पब्लिक की वो पब्लिक की भी ज़्यादा हुई है। ये ज़्यादा मतलब आप देखोगे तो इसमें जो राकेश झुंझुनवाला थे उनकी भी शेयर होल्डिंग है ऑलमोस्ट 2% की, और ये भी सितंबर 2021 से अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। किसमें? कैनरा बैंक में। ऐसे ही अगर आप एसबीआई की शेयर होल्डिंग देखोगे तो उसमें एफआईआई और डीआईआई हैं वो आपके कम करते जा रहे हैं। तो इसलिए जो कैनरा बैंक मेरे को एसबीआई से अच्छा लग रहा है फिलहाल के टाइम पे, क्योंकि जो इसके प्रमोटर हैं एसबीआई के, वो भी एक तो स्टेक कम करते जा रहे हैं, आप देखोगे क्वार्टर बाय क्वार्टर, और एफआईआई भी कम करते जा रहे हैं, और ऐसा ही इन्होंने डीआईआई ने कम किया है शेयर होल्डिंग अपनी। तो इसलिए होपफुली आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगली मैं वीडियो किसकी बताऊं। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताएं कि मैं आगे क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। बाकी बाई सेल एडवाइस बिल्कुल भी नहीं थी, आप अपने कुछ रिसर्च करके ही अगर बाई सेल करें।